चलिए मेरे साथ बोलिए वासुदेव जनार्दनम। प्रिय आत्मसन, मैं पंडित राजकुमार शुक्ला, ज्योतिष मैं और तुम यानी आप और मैं, हम फिर साथ में हैं। मित्रगण, हम एक गंभीर विषय पर बात कर रहे हैं। विषय चूंकि बहुत गंभीरता को प्राप्त ना हो जाए, तो बीच बीच में आप मुझे याद रखेंगे, मैं आपको याद रखूंगा, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए हम गंभीर से गंभीर विषय को सरलता से आपके साथ, विस्तार से आपके साथ और आपके लाभ के लिए आपके साथ मैं आपको बताता रहूं। आप कमेंट्स करते हुए मुझे पूछते रहेंगे, आप कमेंट्स करेंगे, उस हिसाब से मैं यहाँ पर उपलब्ध हूँ। आप मेरे चैनल पर कमेंट्स के माध्यम से, दिए गए इन नंबरों के माध्यम से संपर्क करके लाभ उठा सकते हैं। यदि चिर परिचित भी आपके कोई हैं और उनका बच्चा मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, तब विशेष तौर पर आप सजग हो जाएं, सावधानी पूर्वक इन उपायों को करते चलें जो बहुत सरल हैं, और सापेक्षिक तौर पर ये उपाय उस बालक के लिए, उस नवजात शिशु के लिए बेहद फायदेमंद हो सकते हैं, लाभप्रद हो सकते हैं, और वो बालक जो है वो अपनी प्रकृति के अनुसार शुभ फल को प्राप्त करते हुए जीवन में सुखी हो सकता है। प्रिय मित्रगण, मेरे इन भागों को बनाने के कुल आशय को आप समझ लें। मैं चाहता हूं कि ये जो मानवता है वो इस ज्ञान के माध्यम से, जो हमारी वैदिक परंपरा है उसके माध्यम से, हम सरलता से, सहजता से, आध्यात्मिकता का लाभ लेते हुए ग्रहों की मौलिक जो नकारात्मक शक्ति है उसका नाश करते हुए उसके केवल सुख या शुभ फल को प्राप्त करें। मित्रगण, ध्यान देंगे, हमने पहले भाग में आपसे कहा कि अश्विनी और रेवती, इनको गंडांत कहते हुए मैंने आपको समझाया। आज मित्रगण हम ध्यान देंगे यहाँ पर अश्लेषा नक्षत्र जो कि मूल संज्ञक है, और कर्क राशि का नक्षत्र है। कर्क राशि और सिंह राशि का मिलाप जहाँ पे होता है, वो जो गंडमूल है, वो आज हम आपको उससे वर्णन करेंगे, और ये भी बतलाएंगे कि यहाँ पर हम कैसे ये तय कर लें कि मूल कहाँ उनका वास है, क्या उनका फल है, और कैसे हम जान लें कि वो मूलों के फल की शांति विधान, वो क्या आवश्यक शांति विधान क्या होगी, कितनी मात्रा में करना उचित होगा, वो आप जान लें, ताकि उस तरह से आप तैयार होके उस वेदोक्त उपचारों को या पौराणिक उपचारों को या तांत्रिक उपचारों को या केवल ग्रह उपचार को करके भी आप लाभ ले सकते हैं। मित्रगण, आपने मुझे लाइक किया, शेयर किया, करते रहेंगे, ताकि मैं उत्प्रेरित हो जाऊं, मैं प्रसन्नतापूर्वक इन भागों को आपके साथ बनाता रहूं, और आप या मैं ज्योतिष के उस उच्चतम फल का, उस रस का स्वाद लेते हुए सफलता को प्राप्त कर लें। मित्रगण, ज्योतिष में ये बहुत महत्वपूर्ण विषयों के साथ एक विषय है कि हम कैसे ग्रहों की नकारात्मक ऊर्जा का नाश करते हुए उसके शुभ फल में वृद्धि करते हुए जीवन में सुखी हो जाए। मित्रगण, अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि का ही एक नक्षत्र है। इसके 4 चरण होते हैं। इन 4 चरणों का अलग अलग फल होता है। पहले मैं आपसे इन 4 चरणों का फल कह लूं तो वो आपके लिए उत्तम होगा। अश्लेषा नक्षत्र, कर्क राशि, इस नक्षत्र के स्वामी विशेष तौर पे बुध होते हैं। अब चंद्रमा की राशि कर्क राशि है और चंद्र के ही पुत्र बुध हैं, और ग्रह परिषद में इन दोनों ग्रहों की वैमनस्यता पाई जाती है। यहाँ पर पिता पुत्र का संबंध होने पर अश्लेषा नक्षत्र कर्क राशि में अशुभ फल को भी दे सकता है, और शुभ ग्रस्त होने पर, शुक्र या बुध के साथ चंद्र होने पर वो शुभता भी प्रदान कर सकता है। तो अश्लेषा का पहला चरण पिता के लिए कष्टप्रद होता है। इसका द्वितीय चरण माता के लिए कष्टप्रद होता है। तृतीय चरण ऐसा जो चरण है वो धन हानि के साथ अपमान को देने वाला भी हो सकता है। और इसके साथ यहाँ पे ये देंगे ध्यान के अश्लेषा का चतुर्थ चरण, क्योंकि ये गंड और मूल की युति के
बीच का चरण है। तो चतुर्थ चरण के अंतिम अंश और मघा के प्रथम कुछ अंश, या हम इसको ऐसा कहें अश्लेषा के अंतिम 12 मिनट, उस नक्षत्र के अंतिम 12 मिनट और मघा के भी 12 मिनट, ये जो 24 मिनट हैं ये बहुत घातक सिद्ध हो सकते हैं। तब इनके उपचार के लिए आपको महामृत्युंजय जप करवा लेना वो उचित हो सकता है। आप शिवार्चन करके भी इसकी अशुभता का नाश कर सकते हैं। प्रिय मित्रगण, इन उपायों में शिवार्चन कराना उचित होगा, रुद्र अभिषेक कराना उचित होगा, रुद्री का पाठ के साथ अभिषेक कराना उचित होगा। अश्लेषा चूंकि मातृ तत्व की राशि में माता को भी कष्टप्रद हो सकता है, साथ में नवजात शिशु के लिए भी कष्टप्रद हो सकता है। तो अश्लेषा में चंद्रमा और बुध की शुभता को प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा। मित्रगण, हमारे वैदिक ऋषि और मुनियों ने कहा है कि अश्लेषा में जो जातक उत्पन्न होता है वो अपने प्रयासों से धन तो उत्पन्न करता है, पर ऐसा धन अश्लेषा नक्षत्र के जातक का धन वो स्वयं उसका उपभोग नहीं कर पाता है। मित्रगण, ध्यान देंगे, इस नक्षत्र की दुर्भाग्यशीलता है कि ऐसा जातक संभवतः या अधिकतम मात्रा में अश्लेषा का जातक वो अपने धन का स्वयं प्रयोग ना करते हुए वो उस धन का या तो नाश करता है या दूसरे लोग उसका उपभोग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आप चंद्रमा की और बुध की स्थिति के अनुसार से भी उसका एक गुणित, द्विगुणित, त्रिगुणित, चतुर्थ गुण यानी चौगुना जप फल विधान आप वो करवा लें तो उसके अश्लेषा के इन अशुभ फलों का नाश होना पाया जा सकता है। मित्रगण, मघा के बारे में हम आपसे कहें तो इसका प्रथम चरण पिता के लिए नष्ट करने वाला कहा गया है, द्वितीय चरण माता के लिए बहुत घातक कहा गया है, तृतीय चरण स्पेशली यहाँ पे अपनी नकारात्मक ऊर्जा का फल उतना नहीं दे पाते हैं। तो यहाँ पे विशेष परिश्रम से ऐसा जातक धनी हो सकता है, सुखी हो सकता है। अब जो मघा नक्षत्र है उसका चतुर्थ चरण शुभ फलप्रद है। वहां पे जो केतु है वो बृहस्पति के गुणों को ग्रहण करते हुए न सिर्फ विद्वान बनाता है बल्कि अपनी विद्वत्ता के माध्यम से धन का उपार्जन करना भी बतलाता है या सिखलाता है। मित्रगण, ये हमने आपसे चरण या पाद, एक नक्षत्र के चरण या पद या पाद कहा जाता है, उनको 4 भाग होते हैं। उन 4 भागों को आपने देखा, इसके 4 भाग करने पर 4 चरण हो जाते हैं या 4 पद हो जाते हैं। वो आपने उनकी शुभता और अशुभता वो देखी। यहाँ पे मित्रगण ध्यान देंगे, अश्लेषा और मघा चूंकि यहाँ पे 2 विशिष्ट राशियों में कर्क और सिंह राशि में हो रहे होते हैं। कर्क राशि भी चंद्रमा वहां पे राज्य पद को प्राप्त है, राजा की संज्ञा को प्राप्त है। सूर्य की राशि सिंह है जहाँ पे मघा नक्षत्र घटित होता है। तो मघा नक्षत्र सूर्य के फल का नाश न कर पाए, ये ध्यान देने योग्य होता है। आप याद रखेंगे, यदि मघा नक्षत्र में आपका जन्म है और राहु से दृष्ट है या शनि से दृष्ट है या मंगल से दृष्ट सूर्य है, तब आपको विशेष तौर पे ये उपचार करना या करवाना बढ़िया होगा। तो प्रथम नक्षत्र, जिस नक्षत्र में बालक पैदा हुआ है, उससे 12वें, 10वें या 12वें दिन या 27वें दिन जब उस नक्षत्र का पुनः आगमन हो जाए, तब आप उसमें उसके अशुभ फल के लिए, नाश के लिए मूल की शांति विधान करवा लें। आप चाहें तो बच्चे के लिए तिल दान वो भी आप करवा सकते हैं। उस बच्चे के भार की तुल तिल का दान कर दें। आप चाहें तिल ना होने पर आप किसी अन्य का जो उस ग्रह की वस्तु है, मान लीजिए यहाँ पे बुध का है तो हरी मूंग की दाल वो भी आप दान कर सकते हैं। आप केतु के लिए बढ़िया होगा कि इमली या उड़द की दाल वो भी आप दान कर सकते हैं। तो भार के तुल्य वो वस्तुएं दान कर दें ताकि उस बालक के लिए सहजता हो जाए और उसके जो कष्ट हैं वो उनका परिपालन हो जाए। पितृपक्ष के कष्ट होने पर यदि दिन में जन्म है तो आप स्पेशली सूर्य के उपाय भी करेंगे, साथ में मूल के भी उपाय करेंगे। यदि रात्रि में जन्म है तो माता को कष्ट प्राप्त हो सकता है, तब आप चंद्रमा के संज्ञक
बृहस्पति की शुभता की वृद्धि के लिए भी वेदोक्त शांति विधान करवा लें तो आपके लिए बढ़िया होगा। यदि सुबह और शाम इन दो विशेष समय में, जहाँ पे संध्या काल कहा गया है, जहाँ पे सूर्य उदय और चंद्र अस्त होते हैं, वो वाले समय में यदि मूल संज्ञा में कोई बालक पैदा हुआ है तब आप ध्यानपूर्वक उसके उपाय करवा लें। ऐसा करवाना उस बालक के लिए हितकर होगा। दिन में सूर्य जो है वो पिता तत्व को ग्रहण करते हुए कष्टप्रद हो सकते हैं। तो दिन में यदि कोई बालक का जन्म है, मान लीजिए सिंह राशि में कोई बालक पैदा हो रहा है, दिन का समय है, तो ऐसे समय में आप सूर्य की भी शांति विधान करा लें ताकि उस बालक का, उस नवजात शिशु का पिता वो भी कष्ट से बच जाए। मित्रगण, रात्रि में जन्म में चंद्रमा के विशिष्ट उपचारों के साथ देवी पार्वती की पूजन या वेदोक्त शांति विधान, ग्रह के अधिपति प्रत्याधिपति देवता का पूजन करके या उनके निमित्त हवन करके या उस ग्रह की वस्तुओं का दान देके भी आप मूल की शांति विधान करवा सकते हैं। जैसी आपकी समर्थ हो, जैसे में आपको सरलता हो जाए वो कर लें, वो बढ़िया होगा। मित्रगण, मैं आपसे पहले बोला था कि कैसे हम जान लें या मूल का वास कहाँ पे है, उसके संबंध में मैं आपसे कहूँ तो जैसे मान लीजिए ये जो मूल है, ये सारे के सारे मूलों को आप विशेष तौर पे मूल के वास की जो प्रक्रिया है उसको आप समझ लें। आप ध्यान देंगे मित्रगण, चैत के महीने में, श्रावण के महीने में, कार्तिक के महीने में, पूष के महीने में यदि मूल पड़ रहे हैं, ये 6 विशिष्ट मूलों में से कोई सा भी मूल इन महीनों में पड़ रहा है तो ऐसा कहा जाएगा कि इन मूलों का वास जो है वो भूमि पे है। तब आपको विशेष तौर पे इसकी शांति विधान करवाना है। और दिन में यदि जन्म है तो सूर्य की भी शांति विधान कराना है। साथ में ये भी आप देख लेंगे कि यदि 3, 6, 9 और 12 यानी मिथुन राशि का लग्न हो, कन्या राशि का लग्न हो, धनु राशि का लग्न हो या मीन राशि का लग्न हो, द्विस्वभावगत लग्न होने पर ये नक्षत्र विशेष तौर पे घातक सिद्ध हो सकते हैं। और भूमि पर वास होने पर आपको इन नक्षत्रों के उपायों को करते हुए बहुत गंभीरता से, सजगता से और योग्य ब्राह्मण की सहायता, साथ में जोशी जी की सहायता लेके आप उसकी शांति विधान करवा लें, वो आपके लिए बढ़िया होगा। क्योंकि भूमि पर वास होने पर ये नक्षत्र विशेष तौर पे अपने हानिप्रद, कष्टप्रद और निम्नतम खराब प्रभावों को देते हैं। मित्रगण, ध्यान देंगे, आप मास के अनुसार आषाढ़ मास में, भाद्रपद मास में या अश्विनी मास में, साथ में माघ मास में, इन पर आप स्वर्ग में इनका मूलों का वास होता है। इन नक्षत्रों में मूलों का वास स्वर्ग कहा गया है। यहाँ पे आप ये ध्यान देंगे कि 1, 4, 7, 10 लग्न होने पर, यानी मेष लग्न, कर्क लग्न, तुला लग्न या मकर लग्न होने पर स्वर्ग में वास कहा गया है मूलों का। ये ज़्यादा कष्टप्रद नहीं है। तब आप सरलता से उन ग्रहों की उस अशुभता का फल वो उस जातक को प्राप्त ना हो, ऐसा कहा जाता है। वैदिक पद्धति में मूलों के बाद से निर्धारित कर लिया जाता था कि कैसे उस ग्रह का कितना उपचार करना आवश्यक होगा। मित्रगण, ध्यान देंगे, यहाँ पे भूमि, स्वर्ग और पाताल केवल में 3 प्रकार आपसे कहा, क्योंकि शेष जो बचे महीने और बची लग्ने उनको हम कहेंगे कि वो नक्षत्र पाताल में उसका निवास है। ये भी अपेक्षाकृत कम कष्टप्रद है। तो हम ऐसा कह लें, स्वर्ग में वास होने पर ज़्यादा उपचार की आवश्यकता नहीं है। पाताल में होने पर मध्यम प्रकार के उपचार से काम चल सकता है और भूमि पर वास होने पर उसके विधान को कम से कम द्विगुणित या चतुर्गुणित करवा लें तो वो उसके लिए उत्तम होगा। सरल उपाय मैंने आपसे कहे, कुल देवताओं की पूजन, पितरों की पूजन, साथ में नक्षत्र के देवता, अधिदेवता, प्रत्याधिदेवता की पूजन करके आप मूलों की जो अशुभ फल दाने वाली जो शक्ति है उसका नाश करते हुए शुभ फल प्राप्त कर लें। इन्हीं कामनाओं के साथ
मैं आपको अगले भाग में इनकी आकृति अनुसार फल वो आपको बतलाऊंगा, इनकी और क्या प्रकार हो सकते हैं जिससे आप उन ग्रहों की, उस नक्षत्र की अशुभता से बच जाएं। प्रिय मित्रगण, दिए गए नंबरों पर संपर्क करके आप मुझसे इस संबंध में कोई विशेष राय ले सकते हैं, या आप अपनी समस्याओं को भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर जाएं, वहां पे लिखें कि आप क्या चाह रहे हैं, ताकि उस हिसाब से मैं आपकी उस समस्या का समाधान करते हुए मानवता को लाभ पहुंचा पाऊं। आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन आपने दबा रखी है या दबा लें, तो आपको आगे वाले जो आने वाले और मेरे ये विशिष्ट प्रकरण हैं वो आपको प्राप्त होते रहें। आप मुझसे जुड़े रहें, हम मिलते रहें और मिलते रहेंगे। मित्रगण, आप यूं ही मेरे साथ रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं किसी विशिष्ट भाग में। इसी श्रृंखला का जो अंतिम भाग बचा है, उस भाग में मैं आपको शेष बचे हुए 2 यानी ज्येष्ठा और मूल जो नक्षत्र हैं उनकी शांति विधान कहूँगा। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक लिए वासुदेव जनार्दनम।